चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। अब जो रदरफोर्ड का मॉडल आपको पता है क्यों फेल हो गया था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मॉडल ऑफ फिजिक्स जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर चार्ज पार्टिकल, इट विल कंटीन्यूअसली रेडिएट सम एनर्जी, और अगर रेडिएट करेगा एनर्जी मतलब उसका जो सर्कुलर पाथ है वो फॉलो नहीं कर पाएगा और पाथ क्या हो जाएगा, स्पाइरल हो जाएगा, एंड द एटम विल अल्टीमेटली, इलेक्ट्रॉन विल कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस एंड देयरफॉर the atom will not be stable। तो वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसीलिए रदरफोर्ड का मॉडल क्या हो गया था, इट वाज अ फेलियर, मतलब उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, अब जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया तो उसी टाइम पे, उसी दौरान एक बात पे बहस हो रही थी। वो बहस ये थी कि इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से समझेंगे, बहस हो रही थी आपकी नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कह लो या फिर नेचर ऑफ लाइट कह लो, ठीक है, इस पे हो रही थी आपकी डिबेट। लाइट क्यों? क्योंकि जहां भी इलेक्ट्रॉन है इट इज समवेयर रिलेटेड टू लाइट। ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन जब प्रोड्यूस हुए तो लाइट भी प्रोड्यूस हो रहा था। इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तब क्या करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, वो भी लाइट के फॉर्म में होती है। तो इस बात पे बहस चल रही थी कि लाइट का या फिर इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो अब जब इलेक्ट्रॉन या लाइट के नेचर की बात करें तो बेसिकली लाइट पे बात हो रही थी, और जो भी नेचर होगा लाइट का वही नेचर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो लाइट पे बात हो रही थी, तो दो बहस के दो मुद्दे थे। पहला था कि नेचर ऑफ लाइट इज वेव नेचर। कुछ साइंटिस्ट बोल रहे थे कि लाइट का जो नेचर होता है वो वेव का जैसा नेचर होता है वैसा होता है, जबकि कुछ साइंटिस्ट थे वो बोल रहे थे कि लाइट का जो नेचर होता है वो होता है पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो वेव नेचर, जो वेव नेचर था वो हमारे मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे वो वेव नेचर को सपोर्ट कर रहे थे। तो इन्होंने अपनी वेव नेचर के बेसिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी, ठीक है, जिसको हम वेव थ्योरी भी बोलते हैं। पार्टिकल नेचर पे बहस कर रहे थे प्लैंक नाम के साइंटिस्ट जो है वो पार्टिकल नेचर पे कर रहे थे, और पार्टिकल नेचर के बेसिस पे इन्होंने भी अपनी थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि वेव नेचर कैसे एग्जिस्ट करता है लाइट का, और पार्टिकल नेचर कैसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डुअल नेचर। तो यहां से हमने जब ये सारी बहस जब खत्म हो गई थी तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि लाइट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर का क्या मतलब है कि जैसे कि आपका नेचर है, आपका नेचर क्या है, आप अपने दोस्तों के साथ अलग नेचर के होते हो। ठीक है, अब जैसे दोस्तों के साथ व्यवहार करते हो वैसा घर पे करने लोगे फिर तो जूते पड़ेंगे वन। ठीक है, और घर वालों के साथ जैसा व्यवहार होता है आपका, जैसा नेचर होता है वैसे आप दोस्तों के साथ नेचर वैसा करोगे तो दोस्तों से जूते पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है, हमारा डुअल नेचर होता है, हर इंसान का डुअल नेचर होता है। वैसे लाइट का भी क्या होता है, डुअल नेचर होता है, डिपेंडिंग अपॉन उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। इट बिहेव्स एज वेव नेचर एंड इट आल्सो बिहेव्स एज पार्टिकल नेचर। तो ये जब दोनों समाप्त हो गए तो हम कंक्लूजन पे पहुंचे कि लाइट का क्या होता है, डुअल नेचर होता है। ठीक है, एंड सो फॉर द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आते हैं हम डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो जो ये डुअल नेचर होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि वेव नेचर क्या होता है। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को हम एक बार अच्छे से समझेंगे। एक होता है आपका वेव नेचर और एक होता है आपका पार्टिकल नेचर। ठीक है, इसको हम एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि वेव नेचर कैसे हम समझेंगे। कि मान लो ये क्या है, स्लोप है। ठीक है, यहां पे आपका एक बॉल रखा हुआ है यहाँ। ठीक है, अब ये बॉल को हमने यहाँ से थोड़ा सा पुश किया। ठीक है, तो ये है आपका, इसका मीटर है, ये 10 मीटर का हाइट है मान लो। ठीक है, तो अब ये जो बॉल है ये इस स्लोप के हर एक पॉइंट को टच करता हुआ जाएगा कि नहीं जाएगा?
हर एक पॉइंट को टच करता हो जाएगा। मतलब ये कितने पॉइंट्स को टच करेगा वो हम गिन नहीं सकते हैं। इट विल टच इनफाइनाइट पॉइंट्स, मतलब ये यहां से लेके 0 से लेके 10 तक की इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकता है। मतलब इट विल टेक ऑल वैल्यूज फ्रॉम 10 to 0, ये सारी वैल्यूज लेगा। और ये कॉन्टिन्यूअस होगा या डिसकॉन्टिन्यूअस होगा? क्या ये ऐसे ऐसे उछलते हुए आएगा या फिर कॉन्टिन्यूअसली जैसे आएगा? तो ये कैसा नेचर होगा इसका? ये कॉन्टिन्यूअस। तो मतलब हम कह सकते हैं कि वेव का नेचर कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस नेचर होता है। ठीक है, अब आते हैं, हमारा सेम हाइट है, ठीक है, सेम हाइट है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, ये स्लोप की जगह स्टेयर्स लगा दी, स्टेयर्स लगा दिया हमने। और यहाँ पे बॉल आपका था प्लेस्ड, ठीक है, इस बॉल को पुश किया, तो मान लीजिए 10 मीटर का था, तो ये हो गया आपका 8, 6, 4, 2, फिर 0। अब ये कौन कौन सी वैल्यू लेगा? क्या ये यहाँ पर आके चिपक जाएगा? नहीं ना, ये यहाँ से यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से यहाँ पर आएगा, यहाँ से यहाँ पर आएगा, और यहाँ से यहाँ पर आएगा। मतलब ये क्या लेगा? सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू लेगा, लेगा ना, इंटीग्रल वैल्यू, इंटीजर वैल्यू लेगा। मतलब ये सिर्फ क्या लेगा? फाइनाइट वैल्यूज लेगा। फाइनाइट वैल्यू का क्या मतलब है? यहाँ पे एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था, फाइनाइट वैल्यूज का क्या मतलब है? ये कि यहाँ से ये क्या कर रहा है, जो भी मैंने जितना भी मैंने इंटीजर यहाँ पे डिफाइन किया है, जितना भी हाइट डिफाइन किया है, उसमें से ये सिर्फ फाइनाइट वैल्यू ही ले सकता है, ठीक है। और ये क्या लेगा? ओनली इंटीजर, मतलब 10 से 8 पे, 8 से फिर 6 पे, 6 से 4 पे, 4 से 2 पे, 2 से फिर 0, ठीक है। सो दिस नेचर इज व्हाट? दिस नेचर इज काइंड ऑफ डिसकंटीन्यूअस। तो यही होता है आपका पार्टिकल नेचर और ये होता है आपका वेव नेचर। इतनी चीज क्लियर है? पार्टिकल नेचर में मोटा मोटा डिफरेंशिएशन कर लोगे कि कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकंटीन्यूअस किन टर्म्स में बोल रहे हैं हम, ठीक है। अब जब आप वेव के बारे में पढ़ोगे तो वेव के बारे में आपको कुछ प्रॉपर्टीज होती है वेव की, वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, इसका मैं एक बहुत इजी सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप किसी तालाब के पास हो, ठीक है, उसमें आपने एक वो पेपर बोट डाल दिया, ठीक है, वो पेपर बोट आपसे दूर चला गया, ठीक है, आपको स्विमिंग नहीं आती, तो आप क्या करोगे? उसको अपने पास लाने के लिए क्या करोगे? उसमें एक पत्थर फेंकोगे, पत्थर फेंकने से वेव जनरेट होगा, और वेव क्या करेगा? उस आप पत्थर फेंकते जाओगे और वेव जनरेट होती जाएंगी और वो जो बोट है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। क्या आपने कोई डायरेक्ट कांटेक्ट किया वहां से? सोर्स से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट किया? नहीं किया, ठीक है। तो यही होता है वेव। वेव क्या होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता, लेकिन फिर भी एनर्जी क्या होगी आपकी? ट्रांसफर होगी विदाउट डायरेक्ट सोर्स, विद डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सोर्स, ठीक है। अब जैसे मोदी वेव चलता है, हम बोलते हैं कि मोदी वेव चल रहा है, ठीक है, तो क्या आप मोदी से मिले? नहीं मिले हो ना मोदी से, लेकिन क्या बोलते? मोदी वेव चले विदाउट एनी डायरेक्ट कांटेक्ट। आपका क्या हो गया? यू नो दैट कौन सा वेव चल रहा है कंट्री में, पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो यही होता है आपका वेव नेचर, ठीक है। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर समझ में आ गया? तो वेव नेचर, वेव को हम कैसे करेंगे? इट इज, वेव इज व्हाट? वेव को हम बेसिकली क्या बोलेंगे कि इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। आपने क्या किया? एनर्जी को वो बोट लाने के लिए क्या किया? आपको एनर्जी ट्रांसफर करना पड़ा। इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सोर्स, ठीक है, विद द सोर्स या फिर विद द मैटर। आगे बात समझ में? अब आपको पता है कि वेव जो होता है वो दो तरह से हो सकता है, एक तो ट्रांसवर्स वेव हो सकते हैं और एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये जानने के लिए रखना है, वेव के बारे में ज्यादा अच्छे से आप पढ़ोगे फिजिक्स में, ठीक है। वेव के बारे में दो फिनोमेना आप देखोगे, लाइट शो करता है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ठीक है। दो वेव्स आपस में मिलके या फिर आपस में अगर सेम नेचर की मिल जाए तो क्या होता है, और अगर ऑपोजिट नेचर की मिले तो क्या होता है? यही होता है आपका डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, जो कि आप फिजिक्स में अच्छे से पढ़ोगे। तो आपने सिर्फ ये जानना है कि लाइट अगर वेव नेचर शो कर रहा है तो वो क्या शो करेगा? डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस शो करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कुछ जनरल टर्म्स व्हिच आर रिलेटेड टू वेव्स। आप सबको पता है वेव कैसे ट्रैवल करता है? इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा
आपने नोट्स तो बना ही रखा होगा, सामने नोट्स देख लो। तो यहां से अगर वेव बनेगा तो ये कैसे बनेगा, समथिंग लाइक दिस एंड सो ऑन। सो दिस इज योर वेव। ये ऊंचा वाला क्या बोलते हैं, हम इसको क्रेस्ट बोलते हैं, और जो डिप्रेशन वाला पॉइंट होता है उसको हम ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं। ठीक है, किसी भी दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा। ठीक है, लैम्डा को हम किसमें, सेंटीमीटर मीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो जनरली हम एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में बात करेंगे। ठीक है, तो वेवलेंथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, या फिर ट्रफ में भी हो सकता है, ये भी लैम्डा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रेस्ट एंड ट्रफ। जनरली आप इसको मीटर और सेंटीमीटर में भी कर सकते हो, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन या लाइट की बात करें तो एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में करेंगे। क्लियर है इतना क्रेस्ट मतलब? ठीक है, अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा कि अगर मैं मान लो ये पॉइंट ले लूं, ये पॉइंट ले लूं, ठीक है, अब इस पॉइंट से कोई भी पॉइंट ले सकती हूँ मैं, इस पॉइंट से कितनी सारी वेव्स एक सेकेंड में पास कर रही हैं, वही हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब बोलते हैं ना कि तुम्हारे पढ़ाई करने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, या तुम्हारे किसी शॉप पे जाने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब कितने ऑफन आप वहां पे विजिट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट से एक सेकेंड में कितने वेव्स पास करेंगे, तो 8 आवर्स अ डे। गुड, फिर तो कुछ बचता ही नहीं होगा तुम्हारा, 8 आवर्स अ डे तुम्हारा ये हो क्या। चलो फिर ये क्या हो जाएगी आपकी, एक सेकेंड में एक पॉइंट से कितने सारे आपके वेव्स पास करेंगे, वो हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू से, न्यू जैसे बोलते हैं ना, न्यू। ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है वैसे तो हर्ट्ज होता है, एच और जेड, या फिर सेकेंड इनवर्स भी हम ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, आगे बात समझ में इतनी। फिर आता है आपका वेव नंबर। वेव नंबर जिसको हम न्यू बार से डिनोट करते हैं, और वेव नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है। ठीक है, वेव नंबर इज योर रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, अगर इसको नैनोमीटर में ले रहे हो, एंगस्ट्रॉम में ले रहे हो, तो एंगस्ट्रॉम इनवर्स या फिर नैनोमीटर इनवर्स। ठीक है, एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड की बात करें तो इसके ये जो हाइट है, ठीक है, ये जितना इसका हाइट है, इसी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ठीक है, एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, हम वेव की बात करें, वेलोसिटी मतलब स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, लेकिन हम वेव की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द वेव। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, v से डिनोट करेंगे हम किसको, वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होता है ना, मीटर में क्या है यहाँ पे लैम्डा, और पर सेकेंड में क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो इसीलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वेव का आपका पहला फॉर्मूला आ गया कि फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा कर दोगे तो आपका आ जाएगा क्या, वेलोसिटी। लेकिन अगर हम लाइट की बात करें, हम यहाँ पे किस पे डिबेट हो रहा है, नेचर, किसके नेचर पे डिबेट हो रहा है, आपके लाइट के नेचर पे डिबेट हो रहा है। तो लाइट का जो स्पीड होता है उसको हम डिनोट करते हैं c से, जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो आपको याद रखना है। तो c के टर्म्स में क्या हो जाएगा, c = न्यू लैम्डा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। क्लियर है सबको? तो ये जो टर्म्स थे आपको पता होना चाहिए, सी आपको याद होना चाहिए, और ये जो फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला मैंने बोला है अभी तक, और दूसरा वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ लैम्डा। ठीक है, ये दो चीज। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी किसने दी थी? मैक्सवेल ने दी थी, और इसी को हम वेव थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसको मैं ईएम से भी लिखूंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, या फिर हम बोल सकते हैं वेव थ्योरी, जो कि मैक्सवेल साहब ने दी थी। ठीक है, ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो लाइट होता है उसका नेचर होता है हमारा वेव नेचर। ठीक है, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल दो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल दो, लाइट बिहेव्स एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ईएमआर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? ये एक ऐसा वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, और क्या होगा आपका? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा, जो तीनों क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, सो इफ माय इंडेक्स फिंगर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला फिंगर मेरा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव क्या होगा? ये होगा। आगे बात समझ में, ऊपर की तरफ जाएगा मेरा वेव। अब वेव देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो खासियत होती है वो होता है, देखो बहुत सारे तरह के एनर्जी होते हैं, जैसे साउंड एनर्जी होती है। ठीक है, वैसे लाइट भी क्या है? लाइट इज एन एनर्जी। ठीक है, लेकिन इन दोनों का नेचर क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, तो नेचर अलग का क्या मतलब है? अगर मैं आपके बीच में आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं कैसे बात कर रही हूँ? विद हेल्प ऑफ स्क्रीन ऑब्वियसली, तो ये क्या हो रहा है? इट नीड्स अ मीडियम टू प्रोपगेट। अगर मैं आपके और मेरे बीच में वैक्यूम क्रिएट कर दूं, तो क्या आप मुझे सुन पाएंगे? क्या आप मुझे सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। इसका क्या मतलब है कि साउंड को जरूरी है क्या? क्या जरूरी है? एक मीडियम जरूरी है उसको प्रोपगेट होने के लिए। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक खासियत होती है कि उसको कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए प्रोपगेट करने के लिए। प्रोपगेट मतलब ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपकी लाइट हो गई, आपने देखा था जब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में आप अंदर ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट कर रहे थे 10⁻⁻⁴ एटीएम प्रेशर करके, तब भी क्या हो रहा था? आपको वहां पे इल्यूमिनेसेंस दिख रहा था, वहां पे फ्लोरेसेंस दिख रहा था। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि लाइट को कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए प्रोपगेट करने के लिए। तो पहली बात कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेट। पहली बात कि कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए उसको प्रोपगेट करने के लिए, जैसे कि आपका लाइट हो गया। ठीक है, दूसरी बात, these are those waves in which consists of electric field and magnetic field which are mutually perpendicular to each other and such that it is also mutually perpendicular to the direction in which it is propagating. इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी? इतना बात समझ में आ गया? दो चीज और, जितने भी EM वेव्स होते हैं, पहले मैं बात मैंने देखो क्या do not require मीडियम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, और एक होता है आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जो कि सारे ही आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तीसरी बात, जो EM वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या EMR भी लिख सकती हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं ये ट्रैवल करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। ट्रैवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट मतलब c से ट्रैवल करते हैं। तो ये तीन बातें हमें ध्यान में रखनी है, परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, एंड दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। इतनी बात क्लियर है सबको? बोलो बच्चों। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कैसे ट्रैवल करते हैं आखिर। तो आपको पता है कि तीन एक्सेस होते हैं, तीन प्लेन होते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। ठीक है, तो अगर आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है, यहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जिसको आप बी से रिप्रेजेंट करते हो,
तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। हो जाएगा ना। जैसे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि अगर ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो हो जाएगा आपका, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, वेव का प्रोपगेट होने का। वेव किस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। या फिर इसको अगर आप वेव के टर्म्स में दिखाना चाहते हो, ये मैंने आपको उसमें भी बनवाया हुआ है। वेव के टर्म्स में अगर देखना चाहते हो इसको, तो ये हो जाएगा आपका वेव। तो अगर ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये है आपका ब्लू लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर, मतलब अगर ये बोर्ड के उस प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बोर्ड के बाहर और बोर्ड के अंदर, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा बोर्ड के बाहर और बोर्ड के अंदर। कर पा रहे हो इमेजिन? ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। एक ये वाला प्लेन हो गया, एक इसके अंदर बाहर वाला प्लेन हो गया, बच कौन सा गया, ये वाला प्लेन। तो ये वाला प्लेन क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। समझ में आ गया इतना? ठीक है। और ये तो आपको पता है कि C इज इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू लैम्डा। ये तो आपने याद ही रखना है, जहन में एकदम घुसा लो अच्छे से, ठीक है, आगे बहुत काम आने वाला है। C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, ठीक है। नहीं समझ में आता है, याद नहीं आता है, तो एक बार इसका सबका यूनिट याद कर लिया करो, अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैंने क्या बोला आपको, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका लाइट, ठीक है, जो आपका विजिबल लाइट होता है, व्हाइट लाइट जो भी होता है, वो क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो अगर हम जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनको हम अरेंज कर दें इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ, मतलब लैम्डा के बेसिस पे, उसको इंक्रीजिंग लैम्डा के बेसिस पे हम उसको अरेंज कर दें, तो जो हमारी सीरीज बनती है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है कि अगर हम सारे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम क्या करें, इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ अरेंज कर दें, तो जो हमारी सीरीज बनती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। आप लोग कैसे भी याद कर सकते हैं, कोई भी निमोनिक्स याद कर सकते हैं, मैंने तो सिर्फ ऐसे याद किया है कि सबसे ज्यादा होता है आपका रेडियो वेव्स का, ठीक है। मैंने याद किया है आर्मी, आर्मी, ठीक है, लक्स, LUX, ठीक है, G, और सबसे कम जो वेवलेंथ होती है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, वो तो आप लोग को याद ही होना चाहिए, कॉस्मिक रेज की, ठीक है। और इंक्रीजिंग में करना है तो ये हो जाएगा आपका साइन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। मैंने कैसे याद किया है, पहला पहला जो है आर्मी, लक्स, G और कॉस्मिक रेज तो याद ही। ये G से क्या हो जाएगा आपका गामा रेज, पहले मैं पूरा लिख देती हूँ, यहाँ पे ऐसे लिख लो, आर्मी, लक्स, G एंड कॉस्मिक। तो पहले आपका आ गया कॉस्मिक रेस, फिर आपका आ गया गामा रेस, एक्स से आपका आ गया क्या, एक्स रेस, यू से आ गया आपका यूवी रेस, एल से आ गया आपका लाइट। लाइट या विजिबल रेस भी इन्हीं को कहते हैं, लाइट कह लो या फिर विजिबल कह लो, ठीक है, विजिबल भी कह सकते हैं या फिर लाइट भी कह सकते हैं।
ठीक है। आई से आपका आ गया इंफ्रारेड रेस, ठीक है। एम से आपका आ गया माइक्रोवेव्स, और आर से आ गया आपका रेडियो वेव्स, ठीक है। क्लियर है इतना? तो ये जो हमारी सीरीज मिली इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ठीक है। लैम्डा क्या हो रहा है इसमें? इंक्रीज हो रहा है, और आपको पता है कि लैम्डा अगर इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? C इज इक्वल्स टू क्या होता है? न्यू लैम्डा। तो मैं कह सकती हूँ कि लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C बाई न्यू, ठीक है। तो अगर ये चीज तो कांस्टेंट है, ये चीज इंक्रीज हो रही है, तो लैम्डा क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लैम्डा इंक्रीजेस एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, ठीक है। अब हम आते हैं, हमारा जो काम की चीज है वो क्या है? डिबेट किस पे हो रहा था? लाइट पर हो रहा था। तो लाइट को आपको पता है, लाइट को हम फर्दर भी किस में डिवाइड कर सकते हैं? अगर उसको प्रेजेंट से करें तो वो क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। कौन से? विबग्योर, ठीक है। जिसमें आपको पता है वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है? ये भी क्या हो रहा है? वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, विबग्योर में हो जाता है। और इसका वेवलेंथ का रेंज जो है वो आपको इन सब का कुछ याद नहीं रखना है, ये सब सिर्फ सीरीज में याद रखना है। बाकी सबका आपको इनका बस ये याद होना चाहिए कि ये होता है कि लैम्डा 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके रेड का कितना होता है? 7600। रेड हैज हाईएस्ट वेवलेंथ, इसीलिए जब आपका सनसेट होता है तो क्या होता है? आपका जो स्काई होता है वो कौन से कलर का दिखाई देता है? रेड कलर का दिखाई देता है। वॉयलेट क्यों नहीं दिखाई देता है? कोई बच्चा बोल रहा है कि वॉयलेट का सबसे ज्यादा होता है। वॉयलेट का होता है तो पूरा आसमान वॉयलेट दिखाई देना चाहिए। रेड वेवलेंथ हमें सबसे ज्यादा दिखता है ना। जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा वही तो हम तक पहुंच पाएगा। तो इसीलिए रेड आपको दिखता है सनसेट के टाइम पे या सनराइज के टाइम पे, ठीक है। बात आगे समझ में? 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम हम लाइट को क्या कर सकते हैं? स्प्लिट कर सकते हैं इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, ठीक है। चलो अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखा होगा आपने। तो यही था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कि जो लाइट होते हैं वो कैसा नेचर का शो करते हैं आपको? वेव नेचर। तो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या था कि एक वेव है जिसका जो वेवलेंथ है वो आपको गिवन था कितना? 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम उसका लैम्डा गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? उसका फ्रीक्वेंसी निकालना है, न्यू निकालना है, ठीक है। और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा ऑब्वियसली। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको V तो पता ही होगा क्या होगा? V विल बी इक्वल टू C। निकाल के बताओ कितना हो जाएगा इसका आंसर? C बाई लैम्डा कर देना है सीधे सीधे। और मीटर पर सेकंड में है, लेकिन ये आपका एंगस्ट्रॉम में गिवन है, तो इसको भी पहले हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। तो न्यू इज इक्वल्स टू C बाई लैम्डा। तो 3 इंटू 10 का पावर 8 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 का पावर -7 हो जाएगा, क्योंकि इंटू 10 का पावर -10 करेंगे और 3 0 और आ जाएगा तो 10 का पावर -7। ये ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा? 10 का पावर 15। और ये क्या हो जाएगा? 3/5 कितना हो जाएगा आपका? 0.6। तो 0.6 इंटू 10 का पावर 15 सेकेंड इनवर्स कह लो या फिर हर्ट्ज कह लो, ठीक है, दोनों कह सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बतानी है आपको फॉर विजिबल लाइट। विजिबल लाइट इज वेरिंग फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। और इसके लिए हमें क्या बताना है? न्यू मिनिमम बताना है और न्यू मैक्सिमम बताना है, ठीक है। मुझे बताओ न्यू मिनिमम किसके लिए होगा? अगर हम इस फॉर्मूले से जाएं तो न्यू मिनिमम किसके लिए होगा? रेड के लिए तो होगा, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में देखूं तो जिसका लैम्डा मैक्सिमम होगा उसका न्यू मिनिमम होगा, है ना। और जिसका लैम्डा मिनिमम होगा उसके करस्पॉन्डिंग न्यू क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यही बताना चाह रही थी मैं इस क्वेश्चन के थ्रू। तो आप बताइए इसका
क्या रेंज होगा जल्दी से। उसके बाद पार्टिकल नेचर पर आते हैं। तो न्यू मिनिमम के लिए आप ये करोगे और न्यू मैक्सिमम के लिए ये करोगे, क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 का पावर 8 अपॉन 8 इंटू 10 का पावर -7, ये हो जाएगा -15 और 3/8 कितना हो जाएगा 0. कितने में जाएगा 3 में जाएगा 6 आ जाएगा 0.37 इंटू 10 का पावर 15 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा इसके लिए 3 इंटू 10 का पावर 8 अपॉन 4 इंटू 10 का पावर -7, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ये 375 है, इसका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7.5, ठीक है 0.75, इसका डबल ही तो हो रहा है इंटू 10 का पावर 15 सेकेंड, ठीक है। फॉर्मूला लगाना है तनिष, क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें आपको? जिसका लैम्डा मैक्सिमम है उसका न्यू मिनिमम होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दो। पूरा क्वेश्चन क्या नहीं समझ में आया? पूरा क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है मतलब आप क्लास में हो ही नहीं। अगर किसी को पूरा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, और किसको नहीं आ रहा है पूरा क्वेश्चन समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन है, 4000 टू 8000 आपको वेरी कर रहा है क्या लैम्डा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको न्यू कितना वेरी करेगा? न्यू ही तो निकालना है, एक ही मैंने अभी तक फॉर्मूला बताया है वही यूज करना है। आया समझ में? न्यू इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा, सी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। क्वेश्चन समझ में आ गया? हमें क्या सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना है और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो था आपका वेव नेचर ऑफ लाइट। अब हम आते हैं किस पे, पार्टिकल नेचर पे। फिर आगे हमारे प्लैंक्स आगे, ठीक है। प्लैंक्स साहब ने हमारा बताया कि लाइट का कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। पार्टिकल नेचर का क्या मतलब है कि ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म का होता है। पहले इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि पार्टिकल नेचर कैसे। लाइट आप लोग सोचो तो लाइट आपके पास आ रही है, ऊपर क्या जल रहा होगा, आपके ट्यूबलाइट जल रही होगी या फिर CFL जल रहा होगा, ठीक है। तो क्या पार्टिकल्स आ रहे हैं, क्या ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में तो आपको नहीं लग रहा, या फिर लग रहा है किसी को आ रही है जा रही है, अंधेरा और उजाला, ऐसा तो नहीं लग रहा किसी को? आपको ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जो नेचर है इसका ये कॉन्टिन्यूअस है, बट एक्चुअली आपने भी कई जगह सुना होगा कि लाइट क्या होता है, लाइट इज व्हाट, इट इज पैकेट ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो पैकेट ऑफ एनर्जी इज फोटॉन, सुना होगा ना, पैकेट ऑफ एनर्जी इज व्हाट, फोटॉन। तो मैं अगर बोलूं कि लाइट इज व्हाट, लाइट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी विच इज नोन एज फोटॉन, तो मैं अगर बोलूं कि मेरे ऊपर लाइट गिर रही है तो मेरे ऊपर क्या पैकेट्स गिर रहे हैं लाइट के? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस पैकेट की मेरे ऊपर गिरने की फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ही ज्यादा है, और बहुत ज्यादा होने की वजह से, बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, ये हमें कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली इसका फॉर्म क्या है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है। आगे बात समझ में नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल लो। एक है आपके पास पिस्टल, ठीक है, ये आपके पास ऐसे ही कुछ होते हैं, पिस्टल है, ठीक है। ये है आपके पास बोर्ड है, ठीक है। अब आपको पता है पिस्टल में कितनी गोलियां होती हैं, ये तो सबको समझ में आता होगा, 6, ठीक है। तो अगर मैं पिस्टल से गोली चलाऊं इस बोर्ड पे, ठीक है, तो मैं एक बार ट्रिगर करूंगी एक गोली लगेगी, 2 बार करूंगी दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी, ठीक है। 6 बार दबाऊंगी 6 बार गोली लगेगी, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, स्टेन गन है। स्टेन गन सुना है, रेंजर या स्टेन गन, जिसमें 1 सेकंड में कितनी गोलियां चलती हैं, मतलब 1 मिनट में कितनी गोलियां चलती हैं? 1 मिनट में कम से कम 150-200 ऐसे चलता है उसमें, ठीक है। अगर मैं इस पिस्टल को, अगर मैं एक स्टेन गन से रिप्लेस कर दूं और मैं यहाँ पे बोर्ड लगा दूं और मैं क्या फायर करना स्टार्ट करूं, अब ये 1 मिनट में कितना होगा, 200 गोलियां चल गई।
आपको टाइम ही नहीं मिला गिनने का कि कितनी गोलियां चल गई इसमें, है ना। तो ये जो चीज थी ये आपको दिख रही थी डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, और ये थी भी डिसकंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, कम थी। लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस अभी भी है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, इसलिए आपको क्या लग रहा है कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। आपको बस एक ही बार ट्रिगर दबाना है इसमें, ठीक है। तो बोथ आर डिसकंटिन्यूअस प्रोसेसेस। यही होता है आपका लाइट का कहानी, कि लाइट में आपको एक सेकेंड में पता नहीं कितने थाउजेंड, कितने लैक्स ऑफ फोटॉन्स आपके ऊपर फॉल कर रहे हैं। तो इस वजह से वो आपको क्या लगता है कि इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट एक्चुअली इट इज नॉट, इट इज अ डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। फोटॉन्स हैं। इतनी चीज क्लियर है? क्लियर है सबको? अब देखो पार्टिकल नेचर से, वेव नेचर से आप कौन कौन से फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पा रहे थे? मैंने दो फिनोमेना के नाम बताए थे आपको, दोनों आपको याद रखने हैं। दो फिनोमेना एक्सप्लेन हो पा रहे थे, जैसे कि आपका डिफ्रैक्शन, जो कि आप फिजिक्स में पढ़ोगे, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। मैंने थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे दिया है कि वेव सेम नेचर के होंगे या फिर डिफरेंट नेचर के होंगे तो वो कैसे एक्ट करेंगे, दैट इज डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे फिनोमेना थे जिसको वेव नेचर जो है वो हमें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। कुछ लाइट के कारण ऐसे फिनोमेना होते हैं जो वेव नेचर की वजह से अगर हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाता है उसको। तो वो कौन कौन से फिनोमेना है? वो फिनोमेना है, एक तो आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ध्यान से सुनेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर ये दो जो फिनोमेना है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर मैं इसको, प्लैंक ने बोला था, ठीक है, प्लैंक ने बोला था कि अगर वेव नेचर को कंसिडर करते हुए, लाइट का अगर हम सिर्फ वेव नेचर कंसिडर करते हुए ये दो फिनोमेना को एक्सप्लेन करना चाहें तो हम नहीं कर सकते हैं। ये दो जो फिनोमेना है ये तभी एक्सप्लेन हो सकते हैं जब हम लाइट को क्या कंसिडर करें, एक पार्टिकल नेचर का कंसिडर करें, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये दोनों नेचर है क्या, ठीक है। सबसे पहले आते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा अभी नहीं आया है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा अभी बहुत बाद में आएगा, ठीक है। पहले तो ये डिबेट हो रहा था, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा उस टाइम आया ही नहीं था तो कैसे कोई एक्सप्लेन करेगा, नहीं कर पाया था ना। तभी तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं हुई थी, बोहर ने एक्सप्लेन की थी उसके बाद, बोहर ने। लेकिन जो हमारा, हम आगे पढ़ेंगे कि बोहर ने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था वो पार्टिकल नेचर को कंसिडर करते हुए दिया था, ठीक है। वो प्लैंक ने नहीं किया था, हम प्लैंक को नहीं इंक्लूड करेंगे, वो बोहर का आ जाएगा टाइम, ठीक है। क्योंकि ये एक्सप्लेन हुआ, ये अभी प्रूफ हुआ, उसके 100-200 साल बाद बोहर आए, ठीक है। बोहर ने फिर अपना थ्योरी दिया, उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आया था। आगे बात समझ में? प्लैंक ने अपनी क्वांटम थ्योरी दी थी और उसने बोला, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताया था कि कैसे ये पार्टिकल नेचर से आप इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे, ठीक है। सबसे पहले तो समझते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, ठीक है। ब्लैक बॉडी समझने के लिए हम कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर, ठीक है, लेंगे। ये एक ब्लॉक है, ठीक है। अब इसमें मैं एनर्जी, कुछ लाइट रेज या कुछ एनर्जी मैं इसको दे रही हूँ, तो एनर्जी हम किस फॉर्म में देंगे, वेवलेंथ। तो इस पे बहुत सारे वेवलेंथ के लाइट फॉल कर रहे हैं, ठीक है, λ1, λ2, λ3, λ4 एंड सो ऑन, ठीक है। बहुत सारे एनर्जी के वेवलेंथ इस पे फॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये तीन काम कर सकता है। तीन काम कैसे करेगा? या तो ये वेवलेंथ को क्या कर लेगा, ये एनर्जी को क्या कर सकता है, या तो एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, या रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है, या फिर एमिट कर सकता है। रिफ्लेक्ट या कह दो ट्रांसमिट कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है, या फिर रेडिएट कर सकता है, ठीक है। एब्जॉर्ब करेगा या रिफ्लेक्ट कर देगा एज इट इज, या फिर
एनर्जी एब्जॉर्ब करके कुछ एनर्जी रेडिएट कर देगा। बेटा ये समझने वाली बात है ना, इसीलिए मैं ये आपको समझा रही हूँ। हर चीज आपके नोट्स में मैं आपको हिंदी में तो समझा नहीं सकती हूँ, इसीलिए ये जो समझने वाली चीजें हैं वो हम क्लास में समझेंगे, ठीक है। बाकी नोट्स आपका इनफ है, तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, वहां पे आने के लिए मैं ये बात बता रही हूँ, ठीक है। तो समझेंगे, तो ये 3 काम कर सकते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। तो हर बॉडी क्या होती है, एक ब्लैक बॉडी होती है। आप कोई भी देख लो, वुड का ब्लॉक देख लो, आप कोई सा भी ब्लॉक देख लो, आप कुछ भी देख लो, आप हम भी क्या है, एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है। ब्लैक बॉडी एज एन हम भी कुछ क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ एमिट करते हैं और कुछ रेडिएट करते हैं, ठीक है। इफ यू कैन लुक द कलर ऑफ माय हेयर इज ब्लैक, तो फिर वो आपको ब्लैक क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो मेरे हेयर है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, लेकिन रेडिएट कौन से वेवलेंथ का कर रहे हैं, ब्लैक कलर का कर रहे हैं, इसीलिए वो आपको दिख कौन सा कलर का रहा है, ब्लैक कलर का, ठीक है। तो एब्जॉर्ब जो कर रहा है वो नहीं आपको दिखेगा, जो रेडिएट करेगा जो वेवलेंथ का, वो आपको दिखेगा कलर। आगे बात समझ में। तो एवरी बॉडी इज अ ब्लैक बॉडी, बट व्हाट इज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ठीक है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या हो जाएगी, जो पूरी की पूरी वेवलेंथ क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, एब्जॉर्ब कर ले, और पूरी की पूरी वेवलेंथ क्या करे, उसके बाद में रेडिएट कर दे, अपने कुछ एज इट ट्रांसमिट ना करे, ठीक है। तो परफेक्ट आपको पता है कि परफेक्ट कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, या फिर परफेक्ट आइडियल गैस कह लो या परफेक्ट ब्लैक बॉडी कह लो, ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये सारी हाइपोथेटिकल चीजें हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मान लो एक आयरन का ब्लॉक है, ठीक है, तो आयरन का जो ब्लॉक है वो क्या करेगा, अब आप देखो इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं कि आयरन का एक रॉड है, तो वो भी एक ब्लैक बॉडी होगा। तो जब आयरन की रॉड को आप हीट करते हो, हीट कर रहे हो तो कोई एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। अब जब उसको हीट करते हो, तो पहले जब उसको थोड़ा थोड़ा हीट करोगे, तो वो जो आयरन का जो टिप है, जहां पे वो हीट सबसे ज्यादा पहुंच रहा है, वो क्या करेगा, धीरे धीरे अपना कलर चेंज करता है कि नहीं करता है। सबसे पहले रेड होता है, फिर थोड़ा और हीट करो, फिर वो थोड़ा येलो होने लगता है, फिर थोड़ा और हीट करो, फिर वो व्हाइट हो, एकदम व्हाइट दिखने लगता है ना। तो ये क्या कर रहा है, अपना कलर चेंज करते जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अपना कलर क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। मतलब क्या है कलर चेंज करने का, कि वो रेडिएशन जो एब्जॉर्ब कर रहा है और जो एमिट कर रहा है उसमें फर्क आ रहा है, तभी तो आपको कलर चेंज दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम वेव नेचर से देखें, तो वेव नेचर क्या बोलता है कि जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके लैम्डा के, ठीक है, कि लैम्डा और एनर्जी क्या होगा, क्या होगी, एनर्जी जो है सिर्फ एक वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी। मतलब अगर इंटेंसिटी देखूं, इंटेंसिटी, और अगर मैं लैम्डा में ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, इंटेंसिटी और लैम्डा में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, तो अगर मैं वेव नेचर के को कंसीडर करते हुए चलती हूं, तो ये ग्राफ कैसा आना चाहिए था, एक ऐसा स्लोप आना चाहिए था, मतलब थोड़ा कर्व, एक ऐसा स्लोप आना चाहिए था, कि जैसे जैसे आपकी इंटेंसिटी कम हो रही है, आपका वेवलेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्योंकि इंटेंसिटी जब कम थी, जब हीट की इंटेंसिटी कम थी, तो फिर कलर क्या था, रेड था, और जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती गई तो वो वायलेट, येलो, वायलेट और ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये क्या नेचर शो करता है, वेवलेंथ का, ये वेव नेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। थ्योरेटिकली उस टाइम क्योंकि वेव नेचर ही छाया हुआ था। इंटेंसिटी मतलब किस इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, जो एनर्जी होती है ना, वेव्स की जो एनर्जी होती है, बोलते हैं ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी तेज है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी और लैम्डा में अगर थ्योरेटिकली अगर हम सिर्फ वेव नेचर को कंसीडर करते हुए ग्राफ बनाए, तो ये ग्राफ आना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि जब हम आयरन रॉड को हीट कर रहे थे, तो आपका जो जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे थे, आपका वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा था, लेकिन एक पॉइंट पर आने के बाद वो क्या हो रहा था, आप इंटेंसिटी जितनी भी बढ़ाते जाओ, वेवलेंथ क्या हो जाएगा आपका, वेवलेंथ बढ़ाते गए आप, वेवलेंथ कम करते गए, इंटेंसिटी क्या होता गया, बढ़ता गया। लेकिन एक पॉइंट पर आने के बाद आपकी इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी और वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आना चाहिए थ्योरेटिकल, लेकिन प्रैक्टिकली ये आया,
ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया वेव नेचर को, तो ये किसने एक्सप्लेन किया, ये प्लांट्स ने एक्सप्लेन किया था। तो ये हो गया आपका रियल जो वैल्यू आई थी, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आया था, वो ये आया। ठीक है, कि कलर क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, इट वाज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, कलर चेंज हो रहा था और एक पॉइंट पर आने के बाद क्या हो रहा था, वो आप इंटेंसिटी चाहे जितनी भी बढ़ाते जाओ, आपका वेवलेंथ क्या होने लग रहा था, डिक्रीज होने लग रहा था। ठीक है, क्लियर। ये सारी चीजें मैंने लिखवाई नहीं है क्योंकि आपके थ्योरी बुक्स में चाहे आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, ठीक है, वो सारी चीजें आपको लिखवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप एनसीईआरटी भी पढ़ ही रहे हो। ठीक है, तो फिर आप बुक पढ़ना ही छोड़ दोगे अगर मैं ये सारी चीजें भी लिखवा दूंगी। तो साथ साथ में एनसीईआरटी की रीडिंग लगाते जाओ, उसमें अच्छे से बताया हुआ है। अभी अब मैंने आपको समझा दिया, एक बार रीडिंग लगाओगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना था, ये कब हम कर सकते हैं इसको, जब हम पार्टिकल नेचर लेके चले। ठीक है, जब हम पार्टिकल नेचर को लेके चले तभी ये फिनोमिना को, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के फिनोमिना को हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ऐसे ही एक हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लैंक ने अपनी थ्योरी क्या दी थी, उसको हम बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में आता है कि वेव नेचर को कंसीडर करके हम कौन कौन से फिनोमिना एक्सप्लेन कर सकते हैं और कौन कौन सा फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। तो इस पे आपके बोर्ड टाइप के क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। ठीक है, क्लास में जो आपके स्कूल में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कह लो या फिर इसी को क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो प्लैंक ने, देखो आपने नोट्स बना लिए होंगे ना इसके, तो प्लैंक ने क्या किया था, जितने भी रेडिएशन जो एमिट हो रही थी ब्लैक बॉडी से, उसको ऑब्जर्व किया। ठीक है, और उसने अपनी प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी दी। ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या बोला कि रेडिएशन जो भी एमिट हो रहे हैं किसी भी ब्लैक बॉडी से, ठीक है, वो किस फॉर्म में हो रहे हैं, डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में हो रहे हैं। अगर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होते तो वो क्या करता, सेम ही वेवलेंथ का आपको रेडिएशन एमिट करता, लेकिन वो क्या हो रहा था, डिसकंटीन्यूअस हो रहा था, लैम्डा का चेंज हो रहा था, तो वेवलेंथ दैट वाज एमिटिंग वाज डिसकंटीन्यूअस। तो ब्लैक बॉडी से जो भी रेडिएशन एमिट हो रहे थे वो क्या हो रहे थे, डिसकंटीन्यूअस। और अगर वेव नेचर को करके कंसीडर करें तो वो क्या होने चाहिए थे, कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए थे। तो पहली थ्योरी, उसका पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट उसका ये था कि कोई भी ब्लैक बॉडी जो है वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इन स्मॉल पैकेट्स, या फिर जिसको हम बंडल ऑफ एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा। ठीक है, एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेगा वो किस फॉर्म में करेगा, क्वांटा एक को बोलते हैं, क्वांटम बहुत सारे को बोलते हैं। ठीक है, क्वांटम के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्वांटम क्या होता है, ये इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अगर एक पैकेट को बोलूं तो फिर वो क्या हो जाता है आपका, क्वांटा। ठीक है, और अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट के पैकेट को क्या कहते हैं, पैकेट ऑफ लाइट्स को हम क्या बोलेंगे, फोटोन। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फोटोन। ठीक है, इन केस ऑफ लाइट इट इज नोन एज फोटोन। अब आई बात हमारी एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, जो इसमें तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जहां से फॉर्मूला हमारा बनकर आएगा कि एनर्जी ऑफ फोटोन वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट व्हिच वाज एमिटेड। ठीक है, तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो क्योंकि ये प्लैंक ने क्या दिया था इसलिए यहाँ पे एक प्लैंक्स कांस्टेंट आएगा, तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो एनर्जी ऑफ फोटोन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, एक फोटोन की एनर्जी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर E इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। ठीक है, और H की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.62 into 10⁻34 जूल सेकेंड। बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी है इसमें और कोई तरीका नहीं है, आपको याद करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो H की वैल्यू होगी आपकी ये एनर्जी, ये कितनी एनर्जी है, एक फोटोन की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अब देखो
हमें क्या पता है, हमें तो पता नहीं कि कितने सारे फोटॉन्स गिर रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी जब भी क्वेश्चन में आए कि एनर्जी ऑफ फोटॉन, तो हम मानेंगे कि एक ही फोटॉन है, ठीक है। लेकिन अगर आए एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ फोटॉन, तो वो क्या हो जाएगा, अगर एक फोटॉन की एनर्जी h न्यू है, तो अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स है तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, nh न्यू, ठीक है। और न्यू आपको पता ही है क्या होता है, c बाय लैम्डा, होता है कि नहीं होता है। E इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, h न्यू या फिर h c बाय लैम्डा। यहां से आपका फॉर्मूला हो गया। आगे बात समझ में, ये क्या है आपका एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये क्या है एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, h न्यू या h c बाय लैम्डा। आगे बात समझ में, इतना क्लियर है सबको। और ये जो n है, क्वांटम, क्वांटम का मतलब ही क्या है, क्वांटाइजेशन। मैंने क्या बोला था, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है, चार्ज n के ऊपर कभी भी प्लस हाफ नहीं देखोगे आप, ठीक है। +1 +2 +3 ऐसे ही होता है, लेकिन वही होता है आपका क्वांटाइजेशन का मतलब। तो क्वांटा मतलब क्या है, n की वैल्यू क्या हो सकती है, इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटॉन कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। जो ये आपका एनर्जी आएगा, ये आपको पता ही है कि एनर्जी, अगर आप इलेक्ट्रॉन एनर्जी किस में आएगा आपका, अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा तो उसको आप किस में चेंज कर सकते हो, जूल में। कैसे, 1.6 into 10⁻⁻19 जूल, और इसको आप किलो जूल पर सेकेंड में भी कर सकते हो। मैंने कराया था इस पे क्वेश्चन, कितना 96 किलो जूल पर मोल में भी कर सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन करते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे जिसकी बात है, एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, आप यहाँ पे जितनी भी एनर्जी देखोगे वो सारी ही क्वांटाइज्ड होगी। तो अभी जितना आप क्वांटाइजेशन वाला क्वांटम थ्योरी पढ़ोगे, तो क्वांटम का मतलब ही होता है कि क्वांटाइज्ड होगी, ठीक है। एंड कैन बी ओनली इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट एनर्जी ऑफ अ फोटॉन हैविंग वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम। तो दो फॉर्मूले भी आप तक अभी तक देखे आपने कि C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, और एनर्जी ऑफ अ फोटॉन वो भी हम किससे लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, न्यू। तो उसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू h न्यू या E इज इक्वल्स टू h c बाय लैम्डा। क्वेश्चन है आपका, एनर्जी ऑफ अ फोटॉन 3000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा इज 3000 एंगस्ट्रॉम, और इसमें हमें क्या निकालना है, एनर्जी ऑफ फोटॉन निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू आपको पता है h c बाय लैम्डा, h की वैल्यू आपको पता है 6.62 into 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू C 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। देखो सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया, ठीक है। और नीचे भी मीटर में लेना पड़ेगा क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में है। तो आंसर आपका किसमें आएगा, जूल में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, 3000 मतलब 3 into 10⁻⁷, 3 से 3 कट गया, और ये हो जाएगा 15, और यहाँ से क्या हो जाएगा -34 + 15 कितना हो जाएगा आपका -19। तो ये कितना आ गया 6.63 into 10⁻⁻19 जूल आ गया। यही आंसर आ रहा है सबका। अगर मैं बोलूं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में निकालने के लिए क्या करते थे, 1.6 into 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करते थे। अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो क्या करोगे, 1.6 into 10⁻⁻19 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, है ना। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 1.6 into 10⁻⁻19, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा, एक जाएगा 6.6, किसके बराबर आएगा, ऑलमोस्ट 4.1 के बराबर आएगा, 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन लगा लेंगे, ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला कि हमेशा जो क्वेश्चन होगा वो जनरली किस में होगा, देखो H और C तो क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है, H और C हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम एक इसका शॉर्टकट फॉर्मूला बना लेते हैं जिसमें हमें H और C बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। 10⁵ कैसे होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, -19 और -19 ये तो कैंसिल हो गया ना,
चलो अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं। देखो E इज इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा। जो भी आपको लैम्डा ज्यादातर कुछ क्वेश्चंस में गिवन रहता है वो आपको गिवन रहता है एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम में ही निकालेंगे। 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻8 सॉरी 8, और ये क्या हो जाएगा आपका लैम्डा। लैम्डा आप किस में लोगे, एंगस्ट्रॉम में। याद रखेंगे जो भी मैं शॉर्टकट यहाँ पे लिखवा रही हूँ उसमें जो लैम्डा होगा वो एंगस्ट्रॉम में होगा। तो एंगस्ट्रॉम में करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इंटू 10⁻10 मीटर, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 6.62 इंटू 3 कितना आ जाएगा ये आपका 18 से बड़ा आएगा कितना 19.89 इंटू 10 का पावर ये हो गया -34 और वो हो गया आपका 18 कितना हो जाएगा -26 अपॉन लैम्डा किस में है, एंगस्ट्रॉम में। ये किस में है आपका, जूल में आ गया। अब मेरे को जूल से किस में निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो मैं क्या करूंगी, इंटू कर दूंगी, इसको डिवाइड कर दूंगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये जब सॉल्व करोगे सारा चीज ये ऊपर जाएगा और इन दोनों को काटोगे सब कुछ करोगे तो आप एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूले पे पहुंच जाओगे। क्या 12400 अपॉन लैम्डा, जहाँ की लैम्डा क्या है, एंगस्ट्रॉम में है, और ये जो E की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये हमें ध्यान रखना। तो ये आ गया आपका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला वेयर E इज इक्वल्स टू 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, और ये जो एनर्जी की वैल्यू आई वो किस में आएगी, ईवी में आएगी। तो ईवी से आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, और जूल पर मोल में भी कर सकते हो, कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे, इंटू 96 से। तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है कि ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला आया है वो उसमें एनर्जी की जो वैल्यू है वो किस में आ रही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और जो लैम्डा लेना है हमें वो किस में लेना है, एंगस्ट्रॉम में लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला। वैसे अगर आप कोई भी बुक में देखोगे तो इसमें ये एनर्जी ऑफ फोटॉन के कैलकुलेशन में ये सारी चीजें, वो हर क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें कर रहा है, 3-4 आपके स्टेप्स लगते हैं, और फिर आपका जूल में या जो जिसमें भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके फाइनल आंसर आता है। लेकिन अगर इस मेथड से करोगे, पहले ईवी में निकाल दो, उसके बाद देख लो आपके ऑप्शंस में जूल में कन्वर्ट करना है या किलो जूल पर मोल में करना है, ठीक है। तो इजीली आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, आपका कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान क्या देना है वो बस हमें देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं एक एनर्जी ऑफ फोटॉन पे। तो ये सारी चीजें हम भूल जाते हैं, हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है। एक तो E इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा की अगर कोई फॉर्मूला पूछ ही दे तो E इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा, या फिर सिंप्लीफाइड वर्जन से क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू 12400 अपॉन लैम्डा। क्या पूछ रहे हो बच्चे, एंगस्ट्रॉम में ही लेना था वो, हमें मीटर में गिवन था, हमने एंगस्ट्रॉम में लिया है। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने स्टेप कराया था ना उसमें लैम्डा मीटर में दिया हुआ था, क्योंकि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड था, तो हमने लैम्डा भी मीटर में लिया था। लेकिन इस क्वेश्चन यहाँ पे हम जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में यूज करेंगे, और ज्यादातर आपको लैम्डा एंगस्ट्रॉम में ही गिवन रहेगा क्वेश्चन में। तो मीटर में करो फिर एंगस्ट्रॉम में करने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन। हमें E कैलकुलेट करना है, किसका, 1 मोल फोटॉन का, ठीक है, जिसका वेवलेंथ है आपका विथ वेवलेंथ 4100 एंगस्ट्रॉम। सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, सीधे सीधे फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, E इज इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा। नहीं, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना हमें क्या लगाना है, 12400 12400 अपॉन लैम्डा हमारा एंगस्ट्रॉम में है 4100। लेकिन ये ध्यान रखना है ये किस में आया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है ना। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये आपका किस में जाएगा, 3 में जाएगा, ठीक है।
3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अब हमें किसमें निकालना है, पर मोल ऑफ फोटोन पूछा है, मतलब पर मोल में आना है, मतलब किलो जूल पर मोल में हम निकालेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आ गया आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको हम लिख देंगे 3 इंटू किलो जूल पर मोल में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते थे, 96 से। किलो जूल फॉर 1 मोल, यही तो हमसे पूछ रहा है कि 1 मोल में कितना हो जाएगा, तो 96 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका 288 किलो जूल पर मोल। और अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते तो H की वैल्यू लगाते, लैम्डा की वैल्यू, C की वैल्यू लगाते, लैम्डा को पहले मीटर में करते, फिर आपका आता जूल में, फिर 1 मोल से आप डिवाइड करते, तो कितना हो जाता, बहुत मेहनत लगती। यहाँ पे आपको डायरेक्ट कन्वर्जन्स पता है कैसे करना है, ठीक है, तो वैसे हम कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद भी 2-3 क्वेश्चन है, वो सारे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, जो आपने नोट्स में लिखे हैं, आपने स्पेस छोड़ा होगा, वो सारे क्वेश्चंस आप करके आओगे, हम कल डिस्कस करेंगे। और कल जितना भी होगा हमारा, वहां से हम क्या करेंगे, अपना आगे का टेस्ट का देखेंगे। ठीक है, जो न्यू बैच है उसको छोड़ के। चलो।